नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जो सदियों तक जमीन के नीचे दफन थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दिन अचानक से एक पूरी की पूरी विकसित सभ्यता हमारे सामने आ जाए। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हजारों साल पहले मौजूद थी, जिसके शहर, लोग, उनकी कहानियां, सब कुछ वक्त की धूल में खो चुका था। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर ठीक यही हुआ जब दुनिया के सामने आई सिंधु घाटी सभ्यता। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की एक जगह की खोज की और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो के खंडहर मिले। इन दोनों कमाल की खोजों को दुनिया के सामने लाने का काम सर जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं इस भूली हुई सभ्यता की दुनिया में। हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व के एक ऐसे शहरी साम्राज्य की जो अपने वक्त से कई सौ साल आगे था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था जो खोजा गया था। जरा अंदाजा लगाइए, आज से लगभग 4500 साल पहले ये सभ्यता अपने चरम पर थी और इसका फैलाव आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक था। लेकिन जानते हैं, इस सभ्यता की जो बात आज भी सबको हैरान कर देती है, वो थे इसके शहर। ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थी, ये अपने समय के महान नगर थे। आइए इनकी शहरी प्लानिंग के कमाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। इनकी इंजीनियरिंग का लेवल ही कुछ और था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती थीं, एकदम परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में, जैसा आज के मॉडर्न शहरों में होता है। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और कमाल की बात तो ये है कि लगभग हर घर में अपना एक कुआं और बाथरूम था। और सबसे बड़ी चीज, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। ये उस जमाने के हिसाब से एक चमत्कार ही था। अब बात करते हैं इनके दो सबसे मशहूर शहरों की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे था, वहां एक बहुत बड़ा अन्न भंडार यानी ग्रेनरी मिली है। इससे लगता है कि यह अनाज रखने और व्यापार का एक बड़ा सेंटर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल जो शायद किसी खास धार्मिक मौकों के लिए इस्तेमाल होता था। और एक दिलचस्प बात, मोहनजोदाड़ो का मतलब सिंधी भाषा में होता है मुर्दों का टीला। अच्छा, शहर तो बहुत ही शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका रहन सहन कैसा था? क्या काम करते थे? चलिए अब सिंधु नदी के किनारे बसे इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। उनकी जिंदगी का आधार खेती बाड़ी थी। वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा व्यापार और क्राफ्ट्समैनशिप यानी दस्तकारी भी खूब फल फूल रही थी। वे मिट्टी के बर्तन बनाने और धातुओं का काम करने में बड़े माहिर थे। और अब एक ऐसी बात जो शायद किसी को भी चौंका दे। सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में वो पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बुना। सोचिए, ये कितनी बड़ी खोज थी, एक ऐसी क्रांति जिसने उनके व्यापार को एक नया आयाम दिया। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनका कामकाज समझ लिया, लेकिन उनकी सोच कैसी थी, उनके विश्वास क्या थे? चलिए अब उनकी कला, उनके हुनर और उनके विश्वासों की दुनिया में कदम रखते हैं। उनकी बनाई चीजें ही हमें उनकी आत्मा की एक झलक देती हैं। जरा इस मूर्ति को देखिए, यह है मशहूर डांसिंग गर्ल। कांसे की बनी ये छोटी सी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये उस जमाने की मेटलर्जी और कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। इसके खड़े होने का अंदाज देखिए, एक गजब का आत्मविश्वास झलकता है। और अब ये है पशुपति मोहर। पत्थर की इस छोटी सी मोहर पर एक योगी जैसी आकृति बैठी है और उसके चारों तरफ जानवर हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं, जिससे हमें उनके धर्म और विश्वासों के बारे में एक जरूरी सुराग मिलता है। तो इन सभी सबूतों से ये अंदाजा लगता है कि वो लोग पशुपति यानी एक आदिशिव, मातृदेवी, पीपल के पेड़ और कई तरह के जानवरों की पूजा करते थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इनमें से कई चीजें आज भी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। इतनी तरक्की, इतनी समझदारी, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे गहरे सवाल छोड़ गई हैं जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं।
चलिए अब इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है सिंधु लिपि। हजारों मोहरों पर ऐसे निशान और चिन्ह मिले हैं। पर सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए तो, ना जाने कितनी कहानियां, कितने राज इन खामोश लफ्जों में कैद हैं। और फिर लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता अचानक जैसे गायब हो गई। इसका अंत कैसे हुआ, ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल है। कई अंदाजे लगाए जाते हैं। क्या कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया, या फिर मौसम में कोई बड़ा बदलाव हुआ? हो सकता है नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या शायद किसी बाहरी सेना ने हमला कर दिया। असली वजह आज भी एक रहस्य है। ये एक लाइन शायद सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक सभ्यता जो अपनी योजना में इतनी उन्नत थी, फिर भी अपने अंत के बारे में इतनी खामोश। अपने पीछे इतने शानदार शहर तो छोड़ दिए, लेकिन अपनी कहानी बताए बिना ही हमेशा के लिए चली गई। तो आखिर में सवाल यही है कि ये खोई हुई सभ्यता अपनी इस खामोश लिपि में और कौन-कौन से राज छिपाए बैठी है? क्या कभी हम इनकी भाषा को समझकर इनकी अनकही कहानियों को सुन पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों को भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।